Hi, the greatest good you can do for another is not just share your riches, but to reveal to him his own. Today is 20th of April 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. Rapid GK yesterday questions के आंसर्स हैं. रिफ्यूजल टू वर्क इन एसेंशियल सर्विसेज प्रोहिबिटेड है अंडर दिस एक्ट जिसका नाम है एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट 1968. स्पेशल ड्राइंग राइट एसोसिएटेड है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से. यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की ये रिपोर्ट है माय बॉडी इज माय ओन. इमैनुअल कांट ने फॉर्मुलेट किया था नेबुलर थ्योरी. मार्स के ये दोनों नेचुरल सैटेलाइट्स हैं फोबोस एंड डीमोस. चंद्रगुप्त टू की रीन में आया था चाइनीज ट्रेवलर फाहियान केम टू इंडिया. सो ये आंसर्स हैं यस्टरडेज क्वेश्चंस के. आज के सवाल है एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर्स आर कॉल्ड. मास नंबर डिफरेंट है, सेम एलिमेंट. विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी. लार्जेस्ट ग्लैंड भी बताइए एंड दिस इज सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी. इन विच डायरेक्शन डज द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सेस. सन हमें ईस्ट से उगता हुआ नजर आता है. अर्थ का रोटेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है. डायबिटीज मेलिटस अकर ड्यू टू द लैक ऑफ सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन. एंड द फाउंडर ऑफ होम्योपैथी इज. व्हेन अ रनिंग कार स्टॉप्स सडनली पैसेंजर्स टेंड टू लीन फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ. ये किस फिजिक्स लॉ के कारण ऐसा होता है. सो दीज आर क्वेश्चंस फॉर टुडे. आज की वोकैबुलरी है इम्पास. मतलब एक सिचुएशन बन गई है जिसमें कोई भी प्रोग्रेस नजर नहीं आ रहा है. जैसे चाइना और इंडिया चाइना दिस एलएसी प्रॉब्लम. बैकलॉग का मतलब होता है बिल्डअप हो गया है. आपने बहुत सारा काम पहले किया नहीं, अब वो सब बिल्डअप हो गया है. बिल्डअप ऑफ वर्क दैट नीड्स टू बी कंप्लीटेड. फलक्रम मतलब वो एग्जिस्टेंस के लिए, फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वन दैट सप्लाइज केपेबिलिटी फॉर एक्शन. कॉग्निसांस का मतलब होता है नॉलेज और अवेयरनेस. फेस ऑफ का मतलब होता है टेक अप एटीट्यूड ऑफ कन्फ्रंटेशन, जैसे चाइनीज फेस ऑफ इन दिस एलएसई. So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं वैक्सीनेशन फॉर ऑल अबव 18 मई 1 से. स्टेट्स को भी बहुत ज़्यादा अभी फ्रीडम है, तो वैक्सीनेशन का हम पॉलिसी जो है उसमें अभी ट्विक्स कर रहे हैं. दिस इज कोविड-19 रिलेटेड न्यूज़. वल्नरेबिलिटी रिमाइंडर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. एथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर जनरेशन एआई. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको हम डिटेल में देखेंगे. द ऑर्डिनेंस रूट इज बैड रीप्रोमलगेशन वर्स है. इंडिया एंड रशिया लुक फॉर अ रीसेट. दिस इज अ ह्यूज कॉस्टली मिस्टेक जो हो सकती है. केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग. दिस इज रफेल वंदे भारत नासा का मिशन. हेलीकॉप्टर इंजेन्युटी. द लोन रेंजर मैनग्रोव प्लांटेशन. This is Cuba's new leader. Some progress in Taliban, Afghanistan. सेंसेक्स का डेटा. एग्रीकल्चर में CRISPR Cas9 टेक्नोलॉजी. देन आर्मी चीफ के स्टेटमेंट्स हैं. शुगर डिमांड है और ये है नगा समुदाय. अभी नगा काफ़ी न्यूज़ में है. विल टॉक अबाउट दैम. Then this is CSAT solution and some questions. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu, and this is The Hindu and this is Indian Express. Both are Delhi edition. So ये फ्रंट पेज है द हिंदू का. फर्स्ट न्यूज़ है दिस इज अबाउट कोविड-19 वैक्सीनेशन. अगर आप 18 प्लस हो तो 1 मई से आप एलिजिबल हो. गो गेट वैक्सीनेटेड. मैन्युफैक्चरर मस्ट सेल 50% डायरेक्टली टू सेंटर, बट वो साथ ही साथ सेट प्राइस कर सकते हैं ओपन मार्केट में भी. तो द पॉइंट इज पहले थोड़े रिस्ट्रिक्शंस थे वैक्सीन की सप्लाई में. वैक्सीन को पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही थी, बट अब इसमें थोड़ा रिलैक्सेशन दिया है. ओपन मार्केट में आएगा. स्टेट्स को कुछ कोटा दिया हुआ है. सो दिस इज अबाउट वैक्सीन स्ट्रैटेजी. वाई वी आर डूइंग दिस? बिकॉज कोविड-19 के केसेस रैपिडली बढ़ रहे हैं. और अगर हम इजराइल और यूनाइटेड किंगडम का एग्जाम्पल दें तो वैक्सीनेशन इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी दैट वी हैव इन कॉम्बैट विद दिस कोविड-19. वैक्सीनेशन रेट, लुक एट द नंबर. इजराइल, यूएस, भूटान, जर्मनी, फ्रांस, इतनी % पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन रेट उनके यहाँ बहुत अच्छा है. इंडिया थोड़ा पीछे हो गया है, बट वी नीड टू कैच अप.
दिल्ली ने इम्पोज किया है लॉकडाउन। सिमिलर इज द स्टोरी इन यूपी। मेट्रो अब रिड्यूस्ड फ्रिक्वेंसी से चलेगी। सेकेंड वेव इज नॉट मोर लीथल, ICMR ने कहा है, बट जो 60 प्लस हैं दे आर स्टिल मोस्ट एट रिस्क। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है। नेक्स्ट इन पर्सन मीट, अभी जॉनसन जो इंडिया आने वाले थे, बोरिस जॉनसन का ट्रिप था। इनका पहले भी एक ट्रिप होने वाला था, बट उस टाइम पे यूनाइटेड किंगडम में कोविड-19 का वेव आ गया, तो वो ट्रिप कैंसिल करना पड़ा। अब फिर से ट्रिप होने वाला था, तो अब की बार इंडिया में कोविड-19 का सर्ज हो गया और इसलिए ये ट्रिप फिर से कैंसिल करना पड़ा। अब नेक्स्ट इन पर्सन मीट आगे वाले कुछ मंथ में होगा। G7 का भी मीटिंग है। अगर सर्कमस्टेंसेस अलाउ करेंगे तो जल्द ही ये मीट होना चाहिए मिस्टर मोदी एंड मिस्टर जॉनसन का। कोविड-19 ही हम न्यूज़ देखें तो दीज आर ड्रास्टिक मेजर्स। ये एम्प्टी टैंकर ट्रक्स हैं, ये हैं फॉर दिस ऑक्सीजन सप्लाई। ड्रास्टिक मेजर बिकॉज कोविड-19 में जो एक शॉर्टकमिंग आ रहा है, एक तो इस मेडिसिन रेमडेसिविर का, दूसरा ऑक्सीजन सप्लाई का। इसमें ऑक्सीजन सप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेन विद 7 टैंकर्स लीव्स फॉर विशाखापट्टनम टू गेट ऑक्सीजन। पीपल से अर्ज किया है 6 मिनट वॉक टेस्ट लें टू चेक हेल्थ स्टेटस। और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी भी कोविड-19 पॉजिटिव है, अभी वो एम्स में एडमिटेड है। 2.56 लाख केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वैक्सीन मेकर्स ने कहा है कि हमें फंडिंग की ज़रूरत है, मार्केट एक्सेस ओपन अप करें ताकि हम रेवेन्यू सोर्सेज जनरेट कर पाए। कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू दिस रैम्प अप प्रोडक्शन। ये अब फिर से मेकिंग रूम्स, कॉमनवेल्थ गेम विलेज अक्षरधाम के पास जो ये बिल्डिंग है, यहाँ पर फिर से ऐसे मेक शिफ्ट कोविड-19 दिस हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। दीज 436 ऑपरेशनल बेड्स आर देयर। वाई अगेन? बिकॉज कोविड-19 के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो ये सारी कुछ न्यूज़ है जो यहाँ पर दिया हुआ है। इट्स मोस्टली अबाउट कोविड। आई हैव कंपाइल्ड दोनों न्यूज़पेपर से, दिस इज कोविड। Similar is page number 2. Pictures are not at all good. Crematorium, this is affidavit. Beds कितने हैं? Crowd, priorities. People line up outside this liquor store. Metro to run at reduced frequency. This is take a call on curfew. KCR test COVID-19 positive. विशाखापट्टनम में ये drastic measures है। 6 मिनट का walk test लें to check your health status. So this is COVID. COVID is there. एग्ज़ाम्स भी पोस्टपोन हो रहे हैं। यूपीएससी ने भी कुछ एग्ज़ाम्स और इंटरव्यू के जो शेड्यूल थे उसको डेफर कर दिया है फॉर फर्दर डेट्स। सेविंग लाइव्स इज इम्पॉर्टेंट। नाउ सी, वी आर पेइंग द प्राइस, कॉस्ट हम इसका पे करेंगे। इकोनॉमी की हालत बहुत ख़राब होने वाली है, विल पे, बट द पॉइंट इज जान है तो जहान है। सेव लाइव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इंडिया मस्ट क्विकली इम्प्रूव हेल्थ फैसिलिटीज़ टू बी एबल टू प्रिवेंट डेथ को प्रिवेंट करना है हमें। तो इसके लिए ये एडिटोरियल है सेविंग लाइव्स। सेविंग लाइव्स में बात लिखा है कि क्यों हम अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको वापस हम रिकैलिब्रेट करें इस सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 से फाइट के लिए, और डिसीजन क्विक लेना ज़रूरी है। हम अक्सर क्या करते हैं, हम फायर फाइटिंग मेजर्स करते हैं। फायर फाइटिंग मेजर्स जैसे ऑक्सीजन की सप्लाई शॉर्टेज है, बेड्स की सप्लाई शॉर्टेज है, मेडिसिन की सप्लाई शॉर्टेज है। हमने पहले से इसका सिस्टमेटिक प्लानिंग क्यों नहीं किया, एंटिसिपेट क्यों नहीं किया? सेरो सर्वे का जो रिपोर्ट था वो जैन फेब में बता रहा था कि पॉसिबल है सेकेंड वेव आना। दूसरे कंट्रीज़ के भी एग्जाम्पल्स थे, वहाँ पे भी सेकेंड वेव आया था। सो वाई वी ऑलवेज एंड अप डूइंग दिस फायर फाइटिंग मेजर्स? सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में भी ऐसा अक्सर होता है। आई एम टेलिंग यू, क्या होता है कि स्टूडेंट अच्छा है, उसने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, उसने मेंस क्वालिफाई किया, वो इंटरव्यू तक भी गया। फॉर सम रीजंस अगर उसका इंटरव्यू में नहीं होता है तो वो वापस बैक टू ज़ीरो आ जाता है, ज़ीरो। और जब इसका रिजल्ट आएगा उसके विद इन 2 मंथ्स में, 1 और 2 मंथ्स में आपको इस साइकिल से रिकवर भी करना है और नेक्स्ट प्रीलिम्स भी देना है। तो आपका प्रिपरेशन कैसे हो पाएगा? वापस आप सेम सेट ऑफ मिस्टेक्स फिर से नेक्स्ट साइकिल में रिपीट करेंगे। सो द पॉइंट इज डोंट ड्रॉप योर गार्ड्स। सेकेंड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एग्जाम के से 50 डेज पहले या फॉर्म फिल किया है उसके बाद वो एक्टिवेट होते हैं। दे आर वेरी गुड स्टूडेंट्स, काफ़ी इंटेलिजेंट है, पोटेंशियल बहुत है, बट वो हमेशा इस 2-3 महीने की ही पढ़ाई करते हैं। प्रीलिम्स के 2-3 महीने पहले, प्रीलिम्स में कुछ नंबर से नहीं हुआ उनका सिलेक्शन, वो वापस बैक टू ज़ीरो हो जाएंगे। फिर अगले साइकिल में फिर 2-3 महीने पहले वो एक्टिवेट होंगे। तो इससे क्या होता है, हर बार सेम सेट ऑफ मिस्टेक्स वो करते हैं। अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स होते हैं बट दे डोंट गेट सक्सेस। सो द पॉइंट इज
फायर फाइटिंग मेजर्स से कुछ होता नहीं है. यू हैव टू प्रिपेयर सिस्टमेटिकली थ्रू आउट द ईयर, एटलीस्ट फॉर 1 year. गिव सम टाइम. ऑक्सीजन बेड्स, मेडिसिन जैसे यहाँ पे हमने देखा, जब प्रॉब्लम आ जाती है ना तो हम फिर उसका रिएक्शन देते हैं, सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है. रेमडेसिविर, प्लाज्मा थेरेपी कॉन्क्लूसिवली अभी प्रूवन नहीं है. और फिर इसमें क्या होता है, रूमर मॉन्गरिंग होती है. रूमर मॉन्गरिंग होती है कि लाइक यू डू दिस थिंग, 100 days का कोर्स, यू विल गेट सेलेक्टेड, दिस दिस दिस. ऐसा होता नहीं है यूजुअली. सिमिलरली मेडिसिन में भी रेमडेसिविर, प्लाज्मा थेरेपी, ये कॉन्क्लूसिवली अभी प्रूवन नहीं है, इनके फाइनल रिजल्ट्स आए नहीं है. इसका भी ब्लैक मार्केटिंग एट्सेट्रा हो रहा है जिसपे गवर्नमेंट का क्रैकडाउन अभी चल रहा है. स्टेरॉइड एंड डेक्सामेथासोन, ये भी एक मेडिसिन है जो इसमें यूजफुल होती है इन सर्टेन केसेस. बट द पॉइंट इज, जो डॉक्टर है ना, डॉक्टर एक्सपर्ट है. डॉक्टर ने पूरा अपना एजुकेशन किया है, उसने ग्रेजुएशन किया, देन पोस्ट ग्रेजुएशन किया, काफ़ी स्पेशलाइज्ड कोर्स किया, तब जाके वो डॉक्टर बना है और वो आपको फिर सजेशन दे रहा है. इसमें एक और दूसरी प्रॉब्लम होती है, हम लोग गूगल में कुछ थोड़ा सर्च कर लेते हैं एंड वी स्टार्ट एक्टिंग लाइक डॉक्टर, सेल्फ मेडिकेशन करने लग जाते हैं, विच इज़ अगेन नॉट एडवाइजेबल. डॉक्टर्स जो है ना, हैव सम फेथ. तो उन्होंने ये बताया है कि ये कॉन्क्लूसिवली प्रूवन नहीं है, खुद से नहीं लेना है, और ये मेडिकल हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल कंट्रोल्ड सर्कमस्टेंसेस में इमरजेंसी यूजेज के लिए होती है, नॉट जस्ट लाइक दैट. Virus unlikely to be eliminated in the near future. Being better prepared with vaccines and healthcare facilities will be a prudent way to save lives. वैक्सीनेशन कब से ओपन हुआ था? वैक्सीनेशन में नंबर्स ही नहीं आ रहे थे, लोग वैक्सीनेशन के लिए जा नहीं रहे थे. अभी जैसे ही वेव हुआ, अब लॉन्ग क्यूज लग गई है और वैक्सीनेशन का शॉर्टेज हो गया है. दिस इज द प्रॉब्लम. फायर फाइटिंग मेजर्स से सॉल्यूशंस बहुत अच्छे आते नहीं हैं. फायर फाइटिंग मेजर्स. देन जो नेक्स्ट है, दैट इज वल्नरेबिलिटी रिमाइंडर. ये बात है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का. आरबीआई नीड्स टू एंश्योर टाइटर ओवरसाइट, निगरानी, टाइटर ओवरसाइट ओवर लार्ज वैल्यू क्रेडिट रिलेटेड कॉर्पोरेट फ्रॉड्स. कॉर्पोरेट फ्रॉड्स. अब सी, बैंक्स है, बैंक का भी बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इंडिया में ऑलमोस्ट हर जो चीज़ होती है ना, मॉनेटरी रिलेटेड, बैंकिंग एट्सेट्रा, वो सब गवर्न बाय दिस आरबीआई होती है. आरबीआई वहाँ पे फैसिलिटेट भी करता है और रूल्स भी बनाता है, फ्रेमवर्क भी बनाता है और एक दिस ओवरसाइट देता है. अगर हम रीसेंट कुछ बैंक के फ्रॉड्स देखें ना, तो ये जो स्मॉल टिकट्स वाले लोन होते हैं ना, यूजुअली ये डिफ़ॉल्ट नहीं करते हैं. जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स होते हैं, बिग शॉट्स होते हैं, ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. इनके जो फ्रॉड्स होते हैं वो भी बहुत ह्यूज स्केल के फ्रॉड होते हैं, जिससे पूरा बैंकिंग सिस्टम हमारा, दिस पूरी व्यवस्था चरमरा जाती है. सो दिस इज़ द थिंग. ये जो बड़े कॉरपोरेट फ्रॉड्स हैं, इस पे टेक केयर करना ज़रूरी है. पिछले कुछ टाइम से हम कितने सारे फ्रॉड्स देखे, अभी हमने पीएनबी का स्कैम देखा था, इससे पहले भी स्कैम्स देखे. ये डिफ़ॉल्ट करते हैं. तो ये जो ह्यूज एक्सपोजर हो जाता है एक बिग कॉरपोरेट फ्रॉडस्टर से, इसको चेक करना ज़रूरी है. ये चेक करना ज़रूरी है. अर्जेंट नीड है टू एड्रेस द बैंकिंग सिस्टम्स की वल्नरेबिलिटी टू फ्रॉड. बिकॉज ये फ्रॉड करते हैं, बैंक का हेल्थ खराब होता है और फिर हम सब सफ़र करते हैं. तो इसको चेक करना ज़रूरी है. इंडिया का जो लेंडर है हैव हैड टू कंटेंड नॉट ओनली विद अ साइजेबल शेयर ऑफ सॉर लोन्स, जो लोन्स डिफॉल्ट हो गए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गए, बट ग्रोइंग नंबर एंड क्यूमुलेटिव वैल्यू ऑफ फ्रॉड्स. तो एक तो ये बात हुआ कि आपने लोन लिया, बिजनेस खराब हो गया, तो आप लोन पे नहीं कर पा रहे हो, तो वो बन गया एनपीए. ये प्रॉब्लम तो है ही, साथ ही दूसरी प्रॉब्लम होती है फ्रॉड्स की. दिस इज फ्रॉड. एनपीए इज डिफरेंट थिंग. जो सोअर लोन्स हो गए, बिजनेस प्रॉब्लम हुआ, लोन नहीं पे कर पाए, दैट इज अनदर थिंग. बट ये जो फ्रॉड है, एटलीस्ट इसको तो चेक करें हम. बिग टिकट फ्रॉड्स है, परसेंटेज बहुत हाई है. कॉर्पोरेट्स इसमें बहुत ज़्यादा नोटोरियस है, फ्रॉडुलेंट बोरोविंग करते हैं. ये क्या करते हैं, एवरग्रीनिंग करते हैं. इधर से इतना 100 करोड़ लिया, फिर वो बिजनेस में अच्छी प्रैक्टिसेस करेंगे नहीं तो ऑब्वियसली फेल हो जाएगा. उसको करने के लिए दूसरे बैंक से 100 करोड़ फिर ले लेते हैं, फिर इधर चुका देते हैं. ऐसे करके ये एवरग्रीनिंग भी बहुत करते हैं लोन्स का. तो वाई वी आर नॉट टैपिंग ऑन दीज बिग टिकट फ्रॉड्स? हमें ज़रूरत है वीक इम्प्लीमेंटेशन जो है, या फिर अर्ली वार्निंग सिग्नल्स है, इसको चेक करें. हमारे यहाँ क्या होता है, जब प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है ना, तब फिर हम उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं. वाई वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दिस अर्ली वार्निंग सिग्नल्स? नॉन डिटेक्शन ऑफ सिग्नल क्यों हुआ? नीचे के लेवल से ही पता चल जाना था, वो इतना बड़ा क्यों हुआ फ्रॉड? ड्यूरिंग इंटरनल ऑडिट,
Non-cooperation of borrower during forensic audits being moved as key factor leading to delayed detection of fraud. तो फ्रॉड तब पता लगता है जब वो बहुत ह्यूज साइज का हो गया, मल्टी मिलियन डॉलर करोड़ का हो गया है. वी नीड टू फाइंड देम अर्ली, डिटेक्ट देम अर्ली. अब हम बोलते हैं कि बैंक प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं, बट दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन, बिकॉज प्राइवेट बैंक्स में भी इक्वली इतने कॉर्पोरेट फ्रॉड्स हुए हैं. तो प्राइवेटाइजेशन इज नॉट अ सॉल्यूशन. हम अक्सर ये सोचते हैं प्राइवेटाइजेशन इज अ पेनेशिया, कि बस प्राइवेटाइज कर दो तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. नो, कंसोलिडेशन हो रहा है अभी बैंक का, वो भी कोई एक सॉल्यूशन नहीं है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है. जो सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स हैं डिटेक्शन में, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स में, मैकेनिज्म में, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में, उस पे हमें फोकस करना पहले चाहिए. आरबीआई जो है ये इंडस्ट्री का रेगुलेटर है. अब आरबीआई बहुत सारी हैट्स को डॉन करता है. इंडस्ट्री रेगुलेटर है, नीड्स टू वॉक द टॉक, मतलब जो बोलता है उसको करे, एंड इंश्योर करे टाइटर ओवरसाइट. लैक्सिटी थ्रेटन्स ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. तो दिस इज द प्रॉब्लम. जो फ्रॉड्स हैं, मेल प्रैक्टिसेस हैं, या फिर रॉन्ग डायरेक्शंस जा रही है, उसको डिटेक्ट करे और उसको इमीडिएटली स्टॉप करके चेक करे. सो दीज आर रेगुलेटरी फंक्शंस. सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज प्रिपेयर अ नोट ऑन द रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम्स बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. वित्तीय प्रणालियों में दिस रेगुलेटरी फंक्शन क्या होता है आरबीआई का. तो इसमें हमें आरबीआई पे नोट बनाना है, बट फोकस कहाँ पे करना है, रेगुलेटरी फंक्शंस में करना है. तो एक स्मॉल इंट्रो देना है आरबीआई का. आरबीआई बहुत सारे रोल्स भी प्ले करता है, बट हमारा जो प्राइमरी फोकस होगा वो होगा दिस रेगुलेटरी फंक्शंस में और फाइनेंशियल सिस्टम में. आरबीआई का क्या गाइडलाइंस है, रिपोर्ट्स क्या होता है. डू दिस क्वेश्चन. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. अब ये है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ये एक काइंड ऑफ आई ओपनर है. ये आर्टिकल सबको एक बार पढ़ना चाहिए. काफ़ी मैच्योर थॉट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, एंड दिस इज रियली एन आई ओपनर. अब सी, चिल्ड्रन होते हैं, अगर हम पिछले कुछ टाइम से देखें, कल मैंने एक आईआर का दिस वर्ड हिस्ट्री का कुछ पीडीएफ भी सेंड किया है, हैव अ लुक. इसमें हमने पढ़ा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चालू हुआ, इसके फेजेस है. तो राइट नाउ वी आर इन फोर्थ फेज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है ना, ये डिजिटल पे ज़्यादा एम्फेसाइज कर रही है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. अब बात ये आती है, यहाँ पर टू मच ऑफ एआई हो रहा है, टू मच ऑफ कंप्यूटर्स हो रहा है, टू मच ऑफ इंटरनेट हो रहा है, एल्गोरिदम हो रहा है. सो आर वी मेकिंग रोबोट्स? क्या हम अपने बच्चों को रोबोट्स बना रहे हैं? चिल्ड्रन क्या वो स्टार्टअप है? बहुत सारे अभी हम देखते हैं एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, ऐसे सेल किया जाता है कि चिल्ड्रन आर लाइक स्टार्टअप. क्या चिल्ड्रन एक टूल है टू फुलफिल पेरेंट्स एम्बिशंस? दीज क्वेश्चंस नीड टू बी आस्क्ड. चिल्ड्रन क्या एक टूल है? आपकी जो भी अधूरी एम्बिशंस हैं, ख्वाब हैं, जो भी है, आप उनको अपने बच्चों की तरह, बच्चों के द्वारा दिस पूरा करना चाहते हो, तो इज इट अ राइट थिंग? नो, चिल्ड्रन आर नॉट स्टार्टअप, चिल्ड्रन आर नॉट अ टूल. सेकेंड जो पेरेंट्स में देखने को मिलता है वो होता है दिस फियर ऑफ मिसिंग आउट. उनको लगता है कि बाकी सब बच्चे कर रहे हैं, कहीं मेरा बच्चा इसमें पिछड़ नहीं जाए, तो दे ऑल्सो स्टार्ट डूइंग दैट थिंग. और इससे क्या होता है, भेड़ चाल चालू हो जाती है. गिल्ट ट्रैप भी एक चीज़ होती है. गिल्ट ट्रैप दो टाइप से हो सकता है. एक गिल्ट ट्रैप होता है कि जैसे पेरेंट है, वो बहुत साधारण है, तो वो बहुत अच्छा एजुकेशन, हाई फाई चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आउट ऑफ देयर कैपेसिटी जाके एक्सपेंडिचर करेंगे सो दैट देयर चिल्ड्रन गेट दिस सो कॉल्ड बेस्ट ऑफ द रिसोर्सेज, बट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. दूसरा गिल्ट ट्रैप होता है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हैव्स हैं, दे आर डूइंग वंडरफुली वेल फाइनेंशियली, अब उनके पास टाइम नहीं है, तो वो पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों का पेरेंटिंग आउटसोर्स कर देते हैं. दे ट्राई टू सेंड देयर चिल्ड्रन, कभी किंडरगार्टन, कभी दिस एंड दैट. So they are outsourcing their parenting outsourcing, which is again a not right thing. So the point is, हमें यहाँ पे एक प्रॉपर दिस एटमॉस्फेयर इकोसिस्टम प्रोवाइड कराना ज़रूरी है. और इसमें अब हम देखते हैं टेक्नोलॉजी का क्या रोल है. एक और चीज़ होती है, जो चिल्ड्रन होते हैं, ग्रोइंग एज होती है, इसमें राइट रोल मॉडल्स देना भी बहुत ज़रूरी है. उनके रोल मॉडल्स क्या हैं, और इसमें पेरेंट का मॉनिटरिंग भी ज़रूरी होता है. इंटरनेट हम देखते हैं डबल एज्ड सॉर्ड है, इसमें बहुत बेनिफिट्स भी है और बहुत डार्क भी है. ये डबल एज्ड सॉर्ड है. तो दैट इज़ वाई पेरेंट सुपरविजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपने एक अच्छा गैजेट दिला दिया, इंटरनेट दिला दिया, एवरीथिंग, बट इफ़ यू आर नॉट सुपरवाइजिंग, दिस इज़ नॉट राइट.
अब एक और चीज़ होती है, ये जो पेरेंट का गिल्ट ट्रैप होता है या फिर इमोशनल चीज़ होती है, इसके कारण क्या होता है, कैपिटलिज्म में एडवर्टाइजमेंट्स जो भी आते हैं, आप देखना 95% जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं ना, वो टारगेट होते हैं चिल्ड्रन को। वो टारगेट करते हैं आपके डर को, आपकी इनसिक्योरिटी को, कि ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, ये नहीं किया तो ये हो जाएगा। दे टारगेट दिस। Why? Because they want to sell their products, sell their services. But again, which is ethical or not, this user discretion or parent discretion has to be there. अब इसमें बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। एआई में क्या होता है कि बहुत सारा डेटा कलेक्ट करो, उस डेटा को एक कुछ सर्टेन लॉज के थ्रू आप एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट बनाओ। तो ये जो सर्टेन लॉज हैं, इसको बोलते हैं एल्गोरिदम। एल्गोरिदम एल्गोरिदम ने देखा, बहुत सारा डेटा एनालाइज किया और एक पैटर्न डिटेक्ट कर लिया। उस पैटर्न पे बेस्ड उसने डिसीजन लेना चालू कर दिया। तो दिस इज एल्गोरिदम। एल्गोरिदम गलत भी हो सकती है, तो डिसीजंस भी गलत हो सकते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, इसमें भी बायस्ड दिखता है, कई बार बायसनेस आती है, रॉन्ग यहाँ पे हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ फुल प्रूफ थिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज जस्ट अ वे कि मशीन जो है वो थिंक कर रही है, एक्ट कर रही है लाइक ह्यूमन बींग्स। अब बिकॉज मशीन्स तो ह्यूमन नहीं बनाई है, तो ह्यूमंस के जो बायसनेस है वो मशीन में भी आ सकते हैं। सो दिस इज नॉट अ फुल प्रूफ थिंग। AI is not only changing what humans can do, it is shaping our behaviors, our preferences, our perceptions of the world and of ourselves. हमको इंडिपेंडेंट सोचना एनकरेज नहीं किया जा रहा है। दे आर पुशिंग, दे आर इनकॉन्शियसली, वो हमें सब कॉन्शियस में ये बैठा रहे हैं कि यू हैव टू थिंक लाइक दिस, यू हैव टू एक्ट लाइक दिस, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू परचेज दिस, दिस इज गुड, दिस इज बैड। दे आर डिक्टेटिंग अवर लाइव्स with the help of these tools, so which is wrong. Then double imperatives है। इससे क्या होता है कि एडिक्शन भी हो जाता है, चाइल्ड सेफ डिजिटल स्पेसेस का भी अभाव है। चिल्ड्रन ऑनलाइन अगर वो एजुकेटेड नहीं है, तो मैनी टाइम्स यहाँ पे बुलिंग होता है, चिल्ड्रन का एक्सप्लॉयटेशन होता है। दिस इज ऑल्सो वन थिंग। तो इन सब चीज़ों से हम कैसे सेफगार्ड करें अपने चिल्ड्रन को, नेक्स्ट जनरेशन को? वी नीड टू इक्विप देम, यंग पीपल को, विद नॉलेज, टूल्स, awareness to protect themselves. Up see, we cannot go and change the world just like that, but we can prepare our children to fight with this world so that they can defend themselves. They can make the right decision लेने का उनमें क्षमता हो, सही गलत का पहचान हो उन्हें। This thing we should do. ऑनलाइन में भी रियलिटी चेक करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ ऑनलाइन हो गया, डिजिटल एजुकेशन हो गया तो इट इज़ गुड। नो, हमारे यहाँ राइट टू फ्रीडम ऑफ अटेंशन भी है, अटेंशन स्पैन भी कम हो रहा है। अब आप देखना, जैसे वीडियो गेम्स हुआ, सोशल मीडिया में आप जैसे इंस्टाग्राम देख रहे हो, ट्विटर देख रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, इसमें कंटेंट ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका अटेंशन हो, कि कुछ स्कैरी चीज़ है, कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ है, कुछ टॉल क्लेम्स है, इस टाइप का ये चीज़ होता है। इनको बोला जाता है क्लिक बेट्स भी बोलते हैं इन्हें, क्लिक बेट्स। तो दीज थिंग्स आर देयर। तो दीज आर एक्चुअली गिमिक्स। बट ये जब थोड़ी मैच्योरिटी आ जाती है ना, तब समझ में आता है कि व्हाट इज गिमिक, व्हाट इज नॉट गिमिक। बट द पॉइंट इज दीज आर गिमिक। ये आप इनफाइनाइट स्क्रॉल जो यूआई बनाई जाती है, कि ये यूआई कभी खत्म ही नहीं होगा, कंटेंट आपके पास कॉन्टिन्यूसली आ रहा है, एंड यू विल हैव दिस अर्ज कि ये इनफाइनाइटली आप कंप्यूटर का, मोबाइल का दिस स्क्रॉल कर रहे हैं, विच इज अगेन लीड टू एडिक्शन। इससे आपका दिस जिस साइकोलॉजी इम्पैक्ट होता है, टेंडर एज में, स्पेशली एडोलेसेंस है, टीनेजर्स हैं, ये डिजिटली अडिक्ट हो रहे हैं, और इससे इनका दिस फिजिकल ग्रोथ हैम्पर होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेलर मेड पेडागॉगी है। अब इतनी सारी बुरी बातें की हमने, दिस क्रिटिसिज्म किया एआई का, बट ऐसा नहीं है। इंटरनेट जो है ये डबल एज्ड सॉर्ड है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव ये है कि हम एआई के मास्टर बने, हम इसका सर्वेंट नहीं बने। एआई टेलर मेड पेडागॉगी हो सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो स्टूडेंट है ना, हर स्टूडेंट का एक यूनिक रिक्वायरमेंट होता है। तो एआई सपोज आपका मैथ्स का प्रॉब्लम देख रहा है, तो वो देख पाएगा कि आपको इस वाले एल्जेब्रा में प्रॉब्लम आता है, या फिर इसमें ज्योमेट्री में प्रॉब्लम आता है, तो वो आपके पैटर्न को प्रिडिक्ट कर सकता है, और इससे आपको टेलर मेड दिस पेडागॉगी प्रोवाइड हो सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे ब्रिलियंट, जेन्युइन, पॉजिटिव यूज केसेस भी है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट बैड, कंप्यूटर इज नॉट बैड, गैजेट्स आर नॉट बैड, इंटरनेट इज नॉट बैड। द पॉइंट इज, द बैड इज कि अगर ये अनकंट्रोल्ड है, अनरेगुलेटेड है,
सुपरविजन में नहीं है और नेगेटिविटी ज़्यादा है, उस चीज़ से बचना है। अभी हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में जो कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, तो इन शॉर्ट हम इससे खुद को नहीं दूर रख सकते। अभी इंटरनेट भी है, कोविड फिर लॉकडाउन हो गया, तो मतलब कंप्यूटर इंटरनेट तो प्रोवाइड कराना ही पड़ेगा। द पॉइंट इज वी एट द सेम टाइम वी नीड टू प्रोवाइड देम एजुकेशन, मैच्योरिटी दे, उनको समझ बताएं कि ये सही है ये गलत है। इंटरनेट में आप जिससे मिलते हो वो ज़रूरी नहीं कि वो सब एक्चुअल पर्सन हो, वो एक्चुअल पर्सन हो सकता है सम एल्डर डुप्लीकेट प्रोफाइल पिक बना रखा है, बुलिंग होता है बच्चों का कई बार। वी नीड टू मेक देम एजुकेटेड कि यहाँ जो दिख रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो। इन शॉर्ट वी नीड सेफ ऑनलाइन स्पेसेस फॉर चिल्ड्रन। एल्गोरिदमिक मैनिपुलेशन जो है कंप्यूटर दिस डिजिटल कंपनीज जो करती है, इससे भी बचना ज़रूरी है। आप एक काम करो, यूट्यूब में आप अपनी एक बार क्लियर हिस्ट्री करो। इससे क्या होता है कि आपने जो एल्गोरिदम डेटा था ना यूट्यूब के पास, वो सब क्लियर हो जाएगा। आपको नए नए फिर एक नया फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो। रिस्ट्रिक्ट करें प्रोफाइलिंग एंड डेटा कलेक्शन भी। एंड वी नीड ऑनलाइन टूल, ऑनलाइन कल्चर हो जिससे ये एडिक्शन जो हो रहा है ना इतना ज़्यादा, ये प्रिवेंट करें। एज अ स्टूडेंट अगर आप सोच रहे हो ना कि दिन भर आप ये करंट अफेयर्स के ऐसे वीडियोस देखते रहते हो, दिस इज स्टडी। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली एंड क्लियरली, दिस इज नॉट एट ऑल स्टडी। इसका 10% भी रिटेन नहीं होना है और 1% भी आप एग्जाम में नहीं लिख पाओगे। गो ओल्ड स्कूल, कॉपी किताब में लिख लिख के हार्ड कॉपी से पढ़िए, वो ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। प्रमोट अटेंशन बिल्डिंग स्किल्स, एक्सपैंड्स चिल्ड्रन होराइजन, अंडरस्टैंड करें, एप्रिशिएट करें। क्रिटिसिज्म अननेसेसरी नहीं, अप्रिशिएट करें डाइवर्स पर्सपेक्टिव। एवरी चाइल्ड इज यूनिक, उसका एक यूनिक थॉट प्रोसेस हो सकता है। हमको उसे एक रोबोट नहीं बनाना है कि सब बस ऐसे ही सोच रहे हैं। डाइवर्स पर्सपेक्टिव बिल्ड करें सोशल इमोशनल लर्निंग कैपेबिलिटीज एज वेल। सोशल इमोशनल लर्निंग कैपेबिलिटी, बिकॉज EQ इज इक्वल टू IQ। EQ, अक्सर बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं बट उनका EQ बहुत पुअर है और फिर वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते। सो द पॉइंट इज इमोशनल क्वेश्चन पे भी वर्कआउट करना है। रॉबस्ट लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क होना चाहिए ताकि अगर ऐसा कुछ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, रॉन्ग डूइंग हो रहा है, तो हम उनको बैक करें, बच्चों को बैक करें, लीगली भी और इमोशनली भी और एज अ कम्युनिटी भी। आजकल बच्चे छोटा सा एग्जाम फेल हो जाते हैं तो बड़े बड़े स्टेप्स उठा लेते हैं। वी नीड टू प्रोवाइड देम दिस राइट पेरेंटहुड, राइट, उनको एनकरेजमेंट मोटिवेशन देना जरूरी है। इट्स जस्ट एन एग्जाम, ओके, इट्स जस्ट एन एग्जाम। एथिकल AI फॉर जनरेशन AI, ये हमारा थीम है। एथिकल AI फॉर जनरेशन AI, ये जो नया जनरेशन है इसमें एथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो। वी आर नॉट अगेंस्ट AI, वी जस्ट वांट दिस एथिकल AI। सो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में प्रिपेयर अ नोट ऑन द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ओके। सो दिस इज अबाउट प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब जो नेक्स्ट है वो है ऑर्डिनेंस रूट। हमें पता है 1 2 3 2 1 3, 1 2 3 मतलब प्रेसिडेंट, 2 1 3 मतलब गवर्नर। जब लोकसभा राज्यसभा इनमें से एक हाउस सेशन में नहीं है, सिमिलर इज इन स्टेट, अर्जेंटली कोई लॉ बनाना है तो वो अर्जेंट मेजर्स के लिए होता है ऑर्डिनेंस। बट वो था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर। बट पिछले कुछ टाइम से ये चीज़ देखने में आया है कि गवर्नमेंट को ये बड़ा कन्वीनियंट मेजर मिल जाता है कि पार्लियामेंट को बाईपास करो और नियम ले आओ बाय दिस ऑर्डिनेंस, विच इज रॉन्ग। और ऑर्डिनेंस आता भी है तो उसका मैक्सिमम लाइफ हो सकता है 6 महीने, बिकॉज 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट में मैक्सिमम 6 मंथ्स हो सकते हैं, और प्लस 6 वीक के अंदर उसे पार्लियामेंट को डिस्कस करना है, पास करना है। तो इस 6 मंथ 6 वीक इज द मैक्सिमम लाइफ ऑफ अ ऑर्डिनेंस, ऑफ एन ऑर्डिनेंस। बट होता क्या है, इसको रीप्रोमलगेट किया जाता है, बार बार पास हो रहा है, विच इज वेरी वेरी रॉन्ग। इससे जो डेमोक्रेसी के एथोज हैं वो डिफीट होते हैं। डेमोक्रेसी के एथोज बोलते हैं कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इनके बीच में सेपरेशन ऑफ पावर हो। बट लेजिस्लेटिव कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन करता है, जुडिशरी देखता है कि वो कानून अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। बट प्रोमलगेशन में तो जो एग्जीक्यूटिव है वही कानून बना रहा है, तो इन दोनों के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर कैसे हुआ? दैट इज वाई इट इज रॉन्ग। कॉन्स्टिट्यूशन परमिट करता है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को लॉज बनाए जब पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन। लॉ मेकिंग एक लेजिस्लेटिव फंक्शन है। ये पावर प्रोवाइडेड अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स के लिए कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर है तब आप करें, ये नहीं कि हर डे टू डे एवरीडे टास्क में।
जो लॉ है ये ऑटोमेटिक एक्सपायरी डेट भी होता है 6 वीक्स, जब वापस पार्लियामेंट मिले, और 2 बार पार्लियामेंट मिलने में मैक्सिमम गैप हो सकता है 6 मंथ का, तो 6 मंथ 6 वीक इज द मैक्सिमम शेल्फ लाइफ। बट इसका हो जाता है रीप्रोमलगेशन, विच इज रॉन्ग। ये एक फ्रॉड है कॉन्स्टिट्यूशन में, सबवर्जन है डेमोक्रेटिक लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस का, अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस है, बिकॉज सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ पे हो नहीं पा रहा है, डॉक्ट्राइन ऑफ चेक एंड बैलेंस नहीं हो पा रहा है। जब कोई कानून पार्लियामेंट के थ्रू आता है तो वहाँ पे डिबेट होता है, डिस्कशन होता है। हमने पॉलिटी में पढ़ा है ना, कानून कैसे बनता है, पहले इंट्रोडक्शन होता है, फिर डिस्कशन होता है, फिर वोटिंग की ज़रूरत होती है तो वोटिंग होता है, फिर दूसरे हाउस में जाता है, वहाँ पे भी डिस्कशन होता है। तो देर इज़ अ प्रोसेस, वो प्रोसेस बाईपास नहीं होनी चाहिए। डॉक्ट्राइन ऑफ चेक एंड बैलेंस, और इसमें लेजिस्लेचर की भी जिम्मेदारी है, कोर्ट की भी जिम्मेदारी है कि जो इथोज है कॉन्स्टिट्यूशन के वो हम मेंटेन करें। अब जो नेक्स्ट है, दिस इज अबाउट इंडिया एंड रशिया लुक फॉर अ रीसेट। इंडिया एंड रशिया लुक फॉर अ रीसेट। सी, अभी रशियन फॉरेन मिनिस्टर इंडिया विजिट किए, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे थोड़ा टेंशन भी था, टेंशन के साथ साथ देन रशियन फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान भी गए, वहाँ रेड कारपेट वेलकम भी हुआ। टेंशन इस बात का है, एक तो चाइना, दूसरा इंडिया की प्रॉक्सिमिटी यूएसए के साथ। ट्रेडिशनली अगर हम सिपरी की रिपोर्ट देखें तो रशिया 49% जो हमारा आर्म इंपोर्ट है ना 2016 से 20 में 49% रशियन है। बट ये जो नंबर है ना ये अब फॉल हो रहा है, बिकॉज फ्रांस से कैचअप हो रहा है। फ्रांस से अभी जैसे हमने राफेल लिए, प्लस यूएसए से हम ज़्यादा वेपन्स ले रहे हैं, तो रशिया को थोड़ा इनसिक्योरिटी भी फील हो रहा है। रशिया के ऑलरेडी टाइज दिस यूएसए से अच्छे नहीं है, सैंक्शंस लगी हुई हैं रशिया पे, सो दैट इज़ वाई रशिया भी ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई, और इसमें चाइना आ जाता है, तो रशिया एंड चाइना का दिस एंगल डेवलप हो रहा है। प्लस इंडिया ने अभी फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइन किए हैं यूएसए से, तो जियो पॉलिटिक्स है इसमें अभी थोड़ा चर्न चल रहा है। अगर हम देखें ना तो ज्योग्राफी देखें तो रशिया जो है ना इसका मेजर पार्ट एशिया में भी है, चाइना भी नेबर है, पाकिस्तान भी नेबर है, तो इट इज़ गुड कि रशिया हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और बना रहे। इंडिया कैन नॉट वैकेट दिस स्पेस टू रशिया चाइना दिस कॉन्डोमिनियम। इन दोनों का जो टैंगो बन रहा है दैट शुड बी, हमें ऐसा इजी नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान भी आ जाएगा यहाँ पे विदाउट पोटेंशियली ग्रेव सिक्योरिटी कॉन्सिक्वेंसेस, तो वो इंडिया की जियो सिक्योरिटी के लिए करेक्ट नहीं होगा। तो रशियन टाइज आर इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ वाई स्टेटमेंट आया था फिर बाद में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री का कि रशिया हमारे लिए हमेशा से ट्राइड एंड टेस्टेड दिस फ्रेंड रहा है। अभी इसीलिए S-400 मिसाइल सिस्टम भी रैपिड दिस फास्ट पेस हो गया है, नवंबर तक आ जाना चाहिए। बट उसमें फिर काटसा का थ्रेट होगा। चाइना का प्रेजेंस कॉन्टिन्यूसली एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इंडिया को फोकस करना चाहिए जियो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी में, मतलब एक लेबल नहीं लग जाना चाहिए कि हम यूएसए के दिस अलाई है, एक लेबल नहीं लगना चाहिए कि हम बस यही काम करेंगे। नो, वी हैव अवर ऑटोनॉमी, हम वो काम करेंगे जो इंडिया के बेनिफिट में होगा, इंडिया फर्स्ट होगा। जियो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इज इम्पॉर्टेंट। हम सेपरेट रिलेशन रशिया से भी रख सकते हैं, सेपरेट रिलेशन यूएसए के साथ भी रख सकते हैं, चाइना के साथ भी वी हैव अ सेपरेट इक्वेशन। जियो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इज इम्पॉर्टेंट। देन शेयरिंग द बर्डन ऑफ केयर, दिस इज अबाउट कोविड-19। टर्जरी हेल्थ सर्विसेज को बेटर करें, स्ट्रेंथन करें कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज को भी, फीजिबल एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन लगाएं। अगेन फायर फाइटिंग मेजर नहीं, फीजिबल एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन। अ ह्यूज कॉस्टली मिस्टेक, दिस इज अबाउट केन बेतवा। कुछ टाइम पहले आया था रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। इसका फिलॉसफी ये था कि जो हिमालयन रिवर है, हिमालयन रिवर होती है पेरेनियल रिवर, बिकॉज हिमालयन रिवर को पानी मिलता है ग्लेशियर्स से, ग्लेशियर्स कंटिन्यूसली मेल्ट हो रहे हैं, तो इनमें पानी हमेशा बना रहता है। नीचे वाली जो रिवर्स होती है डेक्कन की, पेनिनसुलर की, इनमें हमेशा पानी नहीं रहता, कई बार ये एफेमरल भी होती है। सो द पॉइंट इज, इधर यूजुअली रिवर का शॉर्टेज है, कुछ रिवर्स में सरप्लस पानी है, वो सरप्लस पानी सीधा जाके समुद्र में मिल रहा है, वेस्ट हो रहा है। सो क्यों ना हम सरप्लस वाटर को, डेफिसिट वाटर जो है, डेफिसिट है जहाँ पे रिवर में, वहाँ पे सप्लाई कर दें। इसको बोलते हैं इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर। तो एक प्रोजेक्ट आया था कि 14 हिमालयन और 16 पेनिनसुलर रिवर को कैनाल और रिजर्वॉयर के थ्रू इतने हेक्टेयर लैंड को इरिगेट करते हुए हम इंटरलिंक कर दें, तो वाटर का इसमें बेटर यूटिलाइजेशन होगा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि पहली चीज़ तो ये है कि ये दोनों रिवर सिस्टम बहुत सेपरेट है। सेकंड चीज़ है कि इतना जो बिल्ड करेंगे हम दो रिवर के पानी को मिलाने का,
इसका एक कॉस्ट आएगा। ये लैंड एरिया से पीपल को हमें डिस्प्लेस करना पड़ेगा, फिर उनको रिहैबिलिटेट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकल प्रेशर आएगा, नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ है, इसका डैमेज होगा। और प्लस टोपोग्राफी भी हर जगह फेवरेबल नहीं है। अगर जैसे एलिवेशन डिफरेंट होता है, केन बेतवा में देखें तो केन का सरप्लस वाटर यहाँ पे हम यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। तो केन बेतवा प्रोजेक्ट में जैसे हम ये प्रोवाइड करा रहे हैं एक्सेस वाटर, तो इनका डेप्थ इज डिफरेंट। ये लोअर एलिवेशन है, ये हायर एलिवेशन है, अराउंड 80 मीटर का डिफरेंस है। तो ये बहुत कॉस्टली एक्सरसाइज भी हो सकती है, और फिजिबल होगी या नहीं होगी ये भी एक सवाल है। तो क्या इतना इन्वेस्टमेंट करना इज राइट थिंग? रिवर इंटरलिंकिंग ये हमने पढ़ा था दिस 23 मार्च को। केन बेतवा प्रोजेक्ट का न्यूज़ आया था और ये हमने देखा था 23 मार्च। हैव अ लुक, सी। यहाँ ये था न्यूज़ कि यूपी, एमपी और सेंटर ने साइन किया ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट कि सरप्लस वाटर केन बेसिन से डेफिसिट बेतवा बेसिन यूपी में ट्रांसफ़र करें। दिस इज केन, यहाँ से एक कैनाल बनाए और ऐसे करके बेतवा में पानी ट्रांसफ़र कर दें। तो ये एक प्रोजेक्ट है, इससे बेनिफिशियर एमपी का भी होगा, यूपी का भी होगा, और ओवरऑल इससे बेनिफिट होगा। द प्रॉब्लम इज कि इधर ऑल दो इरिगेशन पोटेंशियल है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज में भी हेल्प होगा, फ्लड्स जैसी जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होगी, बट इससे लैंड सबमर्जेंस होगा बहुत ज़्यादा। जो पीपल हैं उनको डिस्प्लेस किया जाएगा, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का लॉस होगा। यहाँ पन्ना टाइगर रिजर्व है, केन पेरेनियल नहीं है, इसमें ऑलरेडी पानी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पानी है, हाइट ऑफ फ्लो लोअर हाइट फ्लो है, तो उसको लिफ्ट करके हमें ऊपर दिस केन से बेतवा में पहुंचाना पड़ेगा। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। और आर्ग्यूमेंट ये है कि क्यों ना हम इतना पैसा यहाँ लगा रहे हैं, उस पैसे में हम वाटरशेड डेवलपमेंट करें, कंजर्वेशन डेवलपमेंट करें, जो इकोलॉजी में सस्टेनेबल वे से हम वाटर कंजर्व कर सकते हैं, वो मेजर्स लाएं। वो हो सकता है लॉन्ग टर्म में हमें ज़्यादा बेनिफिट हो। तो अगेन दिस इज़ वन केस। अब ये जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, इसमें पॉजिटिव्स भी पता होना चाहिए और नेगेटिव्स भी पता होना चाहिए, ताकि अक्सर ये जो सवाल आता है ना वो ऐसे आता है, क्रिटिकली इवैल्यूएट करिए या सिंपल इवैल्यूएट करिए। तो इवैल्यूएशन जब भी हम करते हैं तो हमें कुछ पॉजिटिव्स भी बताने, नेगेटिव्स भी बताने। क्रिटिकली इवैल्यूएट करते हैं तो हमें नेगेटिव्स पे ज़्यादा फोकस करना है, नेगेटिव पे क्रिटिकल होके उस चीज़ को देखना है। सो दिस इज़ अ ह्यूज कॉस्टली मिस्टेक जो आर्ग्यूमेंट है। इंडियन एयरफोर्स चीफ ने फ्लैग ऑफ किया राफेल जेट ड्यूरिंग फ्रांस विजिट। राफेल का ये जो 17 स्क्वाड्रन है ये कंप्लीट हो जाएगा अभी। नंबर 17 गोल्डन एरो बेस्ड इन अम्बाला। राफेल की एक और स्क्वाड्रन बन रही है, उस वो कहाँ बन रही है, प्लेस का नाम बताइए, नाम क्या है? कुछ ही दिन पहले पढ़ा है, सेकेंड स्क्वाड्रन ऑफ राफेल। सो दिस इज राफेल जेट ड्यूरिंग फ्रांस विजिट। नेशनल फिल्म अवार्ड विनर है भावे नोमो। वंदे भारत becomes one of top civilian evacuation गल्फ वॉर एयरलिफ्ट नाउ इन फेज 10। सरपास कर दिया गल्फ वॉर एयरलिफ्ट, मूवी भी आई थी ना एयरलिफ्ट, दिस इज गल्फ वॉर एयरलिफ्ट से ज़्यादा हमने वंदे भारत में अभी इवैक्यूएट किए हैं इंडियन सिटीजन्स। देन दिस इज वंदे भारत, और आगे बढ़ते हैं। दिस इज मिस्टर जयशंकर रिटर्न्स आफ्टर यूएई ट्रिप, 2.56 लाख फ्रेश केसेस। मनमोहन सिंह साहब कोविड पॉजिटिव हो गए। देन अल्टीमेट फेस ऑफ है, दिस इज हॉट गेम समर रिडल्स, एंड दिस इज द लोन रेंजर। नाउ दिस इज एन एक्सीलेंट न्यूज़। फॉरेस्ट ऑफिशियल हैं, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर हैं मिस्टर एस सतीश, इनको अभी इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड मिला है। इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया कंजर्वेशन एट द गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन नेशनल पार्क एंड पार्क बे। कुछ ही दिन पहले हमने मैपिंग में पढ़ा था, पार्क बे, गल्फ ऑफ मन्नार, स्ट्रेट, पार्क स्ट्रेट, हिंदी में हिंदी आर्टिकल ये वहाँ पे किया है। कंजर्वेशन ऑफ द गल्फ ऑफ मन्नार मेरिन नेशनल पार्क एंड पार्क बे, कंजर्वेशन के लिए इन्होंने वहाँ पे मैनग्रोव फॉरेस्ट क्रिएट किया है पार्क बे पे। एक्सीलेंट। देन दिस इज रीटेलिंग द लेजेंड ऑफ राजा रवि वर्मा, ह्यूज पेंटर, काफ़ी फेमस, बड़े नाम है, पेंटिंग, पोर्ट्रेट, जस्ट टॉक अ वाइल। ये नासा, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। नासा में दिस प्लेन आया, दिस मिशन है, मिशन ऑफ नासा, मार्स मिशन है, और यहाँ इस फ्लाइट को हमने कंडक्ट किया। नासा में जो ग्रेविटी है, नासा नहीं, मार्स में जो ग्रेविटी है वो ऑलरेडी 1/3 है अर्थ का, तो वहाँ ऐसे फ्लाइट सिमुलेशन करना, फ्लाइट टेक ऑफ कराना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। नासा मार्स हेलीकॉप्टर मेक्स फर्स्ट फ्लाइट ऑन अनदर प्लैनेट। इंजेन्युटी नाम है,
10 फीट ऊपर उड़ा मार्शियन सरफेस में फॉर 39 सेकेंड। एक्सेलेंट, दिस इज अ बिग बिग अचीवमेंट। टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ पे इसने दिखाया। परसीवरेंस जो था उसने यहाँ पे मार्स मिशन था, और इंजेन्युटी जो है वो हेलीकॉप्टर का नाम है, नासा हेलीकॉप्टर इंजेन्युटी। नेवलनी की हेल्थ इज डिटीरियोरेटिंग, दिस इज क्यूबा के नए हेड है मिस्टर डायज कैनल। ईरान न्यूक्लियर टॉक्स ड्राफ्टिंग स्टेज पे है, इस पे न्यूज़ आने वाली है अभी। फ्रांस इनेबल दिस रवांडा जेनोसाइड। पाकिस्तान में सिविल वॉर चल रहा है। सेंसेक्स स्लाइड्स 1.8%, कोविड-19 वेव रैटल्स इन्वेस्टर। सेंसेक्स में जब भी अनसर्टेनिटी होती है तो बियर एक्टिवेट हो जाता है। बियर क्या करता है, स्क्रैच करके उसको नीचे गिराता है। बुल क्या होता है, रनिंग करता है, तो जब बुल एक्टिवेट हुआ है तो वो ऐसे दौड़ लगाएगा, ऊपर की तरफ सेंसेक्स बढ़ेगा। बियर होगा, स्क्रैच करेगा, सेंसेक्स गिरने लग जाएगा। तो बियर अभी थ्रेट है, तो सेंसेक्स डिप हो गया। डार्कनिंग होराइजन, रिकवरी इन फ्यूल डिमांड में भी हिट। ऑटो फर्म्स काफ़ी इम्पैक्ट हो रही है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फायरिंग भी हो रही है। शुगर डिमांड फॉल्टर्स इन पीक सीजन ड्यू टू वायरस कर्ब। शुगर शुगर का हम एक्सपोर्ट का भी प्लान कर रहे हैं। दिस इज 52% एडल्ट नॉट क्लियर ऑन डिफेंस अगेंस्ट साइबर क्राइम। आरबीआई ने कमिटी एआरसी के लिए सेट किया है, और ये है आईपीएल। Now let us quickly move to Indian Express. This is वैक्सीनेशन 18 प्लस के लिए ओपन हो जाएगा। वायरस स्ट्रेन अक्टूबर से पता चल गया था कि नेक्स्ट वेव आने वाली है। माइग्रेंट क्राइसिस, वैक्सीनेशन मेकर को फंडिंग की ज़रूरत है। सेकेंड वेव, ऑक्सीजन। वापस दिस 90% जो केसेस हैं सी, वो नॉन स्लम्स हैं, मतलब हाई राइजेज और बिल्डिंग्स। दिस इज अगेन अ कॉज ऑफ वरी। ये जो सेकेंड वेव है ना, दिस इज कम्प्लीटली वी अवर सेल्व्स आर रिस्पॉन्सिबल। हमने अपने गार्ड्स डाउन किए, बहुत केयरलेस एटीट्यूड दिखाया, दैट इज वाई दिस इज हैपनिंग। स्पेशल ऑफिसर्स टू मॉनिटर ऑक्सीजन सप्लाई, यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का मैसेज है, केयरफुल रहें, दिस इज मेकिंग रूम। सी द सीन, पेवमेंट पे ऐसे क्रेमेटोरियम बनाना पड़ रहा है। जॉनसन ने कैंसिल किया सेकेंड टाइम विजिट को। आर्मी चीफ, नो सीज फायर एट LOC पाकिस्तान सिंस फेब्रुअरी। और चाइना के साथ भी जो डिस्प्यूट्स है उसको हम डिप्लोमेटिकली बाय टॉक्स सेटल करेंगे। गुड थिंग। सी these pictures are very grim awaiting admission। हॉस्पिटल्स कैपेसिटी फुल हो रही है। देन रेलवे, ये कल एक न्यूज़ आ रहा था ट्विटर में, आई सॉ दिस वीडियो, बहुत अलर्ट होते हुए उस बच्चे को जो ट्रैक पे गिर गया था, इस रेलवे ऑफिशियल ने उसको सेव किया। टेस्ट ट्रैक एंड मास्क अप, दिस इज JMM एग्जाम्पल। डिस्क्लोज किए हैं फंड्स जो उन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले, दिस इज एक्सेलेंट। इलेक्टोरल बॉन्ड का क्रिटिसिज्म इसीलिए होता है कि यहाँ पे बहुत ओपेसिटी है, और ये मनी लॉन्ड्रिंग और जो इलीगल सोर्स ऑफ फंडिंग पॉलिटिकल पार्टीज को होता है उसको एनकरेज कर रहा है। तो दिस इज अ गुड एग्जांपल जो JMM ने सेट किया। दिस इज सेव एज PDF, कल देखा था। PDF का फुल फॉर्म क्या होता है? दिस इज बायोटेक बूस्ट फार्मिंग में ज़रूरी है। एग्रीकल्चरल टूल्स जैसे CRISPR-Cas9, जीनोम सिक्वेंसिंग, जीनोम एडिटिंग, एंड दिस जैसे BT ब्रिंजाल है, BT कॉटन है, ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड हमको ज़रूरत है। आने वाले टाइम पे होगा ज़रूरत कि हम इस टेक्नोलॉजी को फुल प्रूफ बनाएं, एडवांसमेंट करें। बायोटेक का ना बहुत ब्राइट फ्यूचर है इन अपकमिंग टाइम्स। सो दिस बायोटेक बूस्ट फॉर फार्मिंग। यहाँ पे है द ग्रेट अफगान, दिस माइक्रोकॉज्म, यहाँ पर भी काफ़ी डिफिकल्टी है। पीस टॉक्स, देन अब्यूज ऑफ आधार अल्टीमेटम। RBI इज नेवर एंडिंग डायलमा, ग्रोथ को देखें या फिर इन्फ्लेशन को टारगेट करें। देन दिस इज हेल्थ सर्विसेज। एक्सप्लेन में लिखा है कि हेलीकॉप्टर लिफ्ट ऑफ हुआ, एक्सेलेंट, एक्सेलेंट थिंग। अब इस पे प्रीलिम्स में सवाल क्या आ सकता है, नाम आ सकता है कि नाम दिया है इंजेन्युटी, मिशंस के नाम दिए हुए हैं, 2-3 नाम इधर दिए हुए हैं, उसको मैच करना है, बस इससे ज़्यादा हाई लेवल नहीं आता है। सो रेंज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और साथ ही साथ एक सर्टेन डेप्थ, रेंज एंड डेप्थ, इसका कॉम्बिनेशन बनाना है। बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो इसलिए तो नहीं पढ़ रहे हो ना, आप एग्जाम क्वालिफाई करना है। सो हैव सम रेंज एंड हैव अ सर्टेन डिग्री ऑफ डेप्थ। एक्सट्रीम में दिस डेप्थ में नहीं जाना है कि यू नो ओनली 5 टॉपिक्स और उसी में आपने सारा टाइम लगा दिया। एक रेंज भी होना ज़रूरी है, रेंज एंड डेप्थ। वैक्सीनेशन के अब इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम USA, जैसे ये न्यूज़ है, ये इंग्रेडिएंट्स अभी मांगे हैं। व्हाट गोज इनटू मेकिंग अ वैक्सीनेशन।
यूरोपियन यूनियन ने सेट किया इंडो पैसिफिक प्लान एंटी चाइना। इंडो पैसिफिक ये टर्म यूज करना है हमें, एशिया पैसिफिक नहीं बोलना है, इंडो पैसिफिक। देन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में बायो बबल। नासा का मार्स हेलीकॉप्टर कंप्लीट फर्स्ट एवर फ्लाइट, गुड थिंग। मंडे ब्लूज, सेंसेक्स ब्लीडिंग, हैंडलिंग सेकेंड वेव इज इंपॉर्टेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, एआरसी वर्किंग का आरबीआई ने सेटअप किया है। बिटकॉइन में भी अभी जो स्टैंड है हमारा, जैसे बिटकॉइन हुआ या सर्टेन टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी हुआ, हमारा आरबीआई इसको बिल्कुल रिकॉग्नाइज नहीं करता है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। आज कुछ ही टाइम पहले हमने देखा था कल परसों की जो नागा समुदाय है, नागा कम्युनिटी है, ये इंडिजिनस को आइडेंटिफाई करने के लिए एक एक्सरसाइज कर रहा है। लेट अस लर्न अबाउट नागा समुदाय। ये मुख्य तौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं। इनकी आबादी 2.5 मिलियन है अराउंड इन सारे राज्यों में, नागालैंड में, मणिपुर में, अरुणाचल में। ये जो राज्य है असम, बर्मा, मध्य सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। अब हमें लगता है कि नगा एक जनजाति है। नो, नगा केवल एक जनजाति नहीं है, बल्कि एक जातीय समुदाय है जिसमें नागालैंड और उसके आसपास के क्षेत्रों की कई जनजातियां शामिल हैं। इंडो मंगोलाइड समूह से संबंधित है। और जो प्रमुख नगा जनजाति हैं उसमें आता है ओज, अंगामी, चैंग्स, दिस चकेसांग, काबूस, कचरिस, कोन्याक, कुकी नागा, लोथस, माओज, मिकिर, रेंगमा, तंखुल्स, जिलियांग। ये कुछ इंपॉर्टेंट इनके ग्रुप है। सो नगा इज नॉट वन जनजाति, नगा इज बेसिकली अ जातीय समुदाय। नाउ ये सी सेट है, कल का करेक्शन ये हमने देखा था, अपडेटेड दिस कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नाउ सबसे पहले अराइवल होता है। अराइवल पहले आप आओगे, फिर अपना इंट्रोडक्शन दोगे, फिर अपना प्रेजेंटेशन दोगे, फिर जो प्रेजेंटेशन है उस पर डिस्कशन होगा और उसके बाद फिर रिकमेंडेशंस होगा। सो दीज आर द स्टेप्स। 1 to 100 के हमें नंबर्स देने थे। तो ये जो नंबर्स हैं वो है हमारे, जैसे यूनिट प्लेस में 3 कहाँ पे आएगा, 1 to 100 में 10 नंबर्स ऐसे होंगे जिसमें 3 यूनिट्स प्लेस पे है, जैसे 3, 13, 23 यूनिट प्लेस पे नंबर है यहाँ पे। 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93। तो 10 नंबर ये हो गए। टेंस प्लेस में 30s वाली सीरीज आ जाएगी, तो इसमें भी 3 आएगा। ये नंबर हम इसमें 3 को 2 बार कैलकुलेट नहीं करेंगे बिकॉज एक बार हमने यहाँ पे कर लिया है। तो टोटल ऐसे 3 आ जाएंगे, दिस 20 हो जाएगा। 10 यहाँ से आएगा और 10 यहाँ से आएगा, ऐसे करके 20 ये नंबर हो जाएंगे। देन ये थर्ड क्वेश्चन था, इसमें हायरार्की बनानी है हमें। ए इज फादर ऑफ सी, डी इज सन ऑफ बी, ई इज ब्रदर ऑफ ए और सी इज सिस्टर ऑफ डी। तो सी इज फीमेल और वो यहाँ पर है एंड सिस्टर ऑफ डी है, मतलब ए एंड बी मैरिड है, डी और सी उनके बच्चे हैं और ई यहाँ पे ए का ब्रदर है। तो जो बी है, बी इज अगेन ए फादर है तो ये फीमेल होगा, तो बी इज अगेन फीमेल। तो ई और बी का जो रिलेशन है वो है सिस्टर इन लॉ का। नाउ आज के सवाल है, एम इज द सन ऑफ एन, ओ इज द फादर ऑफ एन, पी इज द फादर ऑफ एम, सो हाउ इज एन रिलेटेड टू पी? आंसर सेकेंड। एक वॉच है जो शो कर रही है 4:30 AM। इफ द मिनट हैंड इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, देन विच डायरेक्शन इज द आवर हैंड पॉइंटिंग टू? आंसर क्लॉक। थर्ड सवाल है, क्यूज फादर इज बीज सन इन लॉ, सी इज क्यूज सिस्टर एंड द डॉटर ऑफ पी, पी इज maternal aunt ऑफ डी, हाउ इज पी रिलेटेड टू बी? हर साल ना एज रिलेटेड कम से कम 1 या 2 सवाल आए हैं, तो ये क्विकली हमें करना है। ओके, सी सेट को लाइटली नहीं लेना है। सो आंसर दिस क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन है और इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगाना है। आप भी रेगुलर डेली ये 2-3 सवाल करते हैं, सब कंप्लीट हो जाएगा। और जो सेपरेट सीरीज है वो भी ये हम देखेंगे, विल डू इट। ओके, बट फॉर नाउ फोकस ऑन दीज 3-4 क्वेश्चंस, डू इट एवरी डे। ओके, सो दिस इज CSET, Naga Samudai. This is Sensex, Army Chief, Lone Ranger, Mangrove, Park Strait, NASA का Ingenuity and this हेलीकॉप्टर को फ्लाई करा है। वंदे भारत, रफेल, केन बेतवा, कॉस्टली मिस्टेक, दिस इज बर्डन ऑफ केयर, रशिया के साथ रिलेशंस, प्रोमलगेशन, रीप्रोमलगेशन, देन दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चिल्ड्रन आर नॉट स्टार्टअप, वी नीड टू टेक गुड केयर ऑफ children, they are future. Vulnerability reminder, saving lives, AIMS, Johnson trip and vaccination above 18 plus. So this is 20th of April 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.